देखो बेटा, आज मैं जो ये ब्रायोफाइटा लेकर आया हूँ आपके सामने, तो ये कंप्लीट लेक्चर के फॉर्म में नहीं है, ये एक रिवीजन के फॉर्म में है। और ये मानकर आपको मैं शुरू कर रहा हूँ इसको रिवाइज कराना कि आपने बहुत से लेक्चर देख रखे होंगे जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और बुक से भी आपने पढ़ा होगा। तो आपको मैं केवल ये रिवीजन कराने जा रहा हूँ कि शायद आप कुछ भूल गए हो ब्रायोफाइटा में। तो 10-15 मिनट का लेक्चर है, आपको कंप्लीट ब्रायोफाइटा याद हो जाएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन से कि आखिर ब्रायोफाइटा है क्या। तो बेटा, प्लांट किंगडम में एल्गी के बाद जो सेकंड आर्टिकल आता है या सेकंड हमारा मेंबर है वो है ब्रायोफाइटा। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ब्रायोफाइटा है क्या। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो भी समझ लें कि ब्रायोफाइटा आखिर होते क्या हैं। तो आपने एल्गी के बारे में जो पढ़ा है अभी तक, तो आपको पता है कि एल्गी बिल्कुल प्रिमिटिव प्लांट है, बिल्कुल इनिशियल पौधे हैं। आपने जैसे देख रखे हैं ना, दीवारों पर हरा हरा से कुछ स्ट्रक्चर उगाता है जिसको हम बोल देते हैं अरे काई लगी है। घर वाले भी ऐसे बोलते हैं, आसपास में हम भी ऐसी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं काई लगी, लेकिन वो काई नहीं है, वो होती है एल्गी। ये बात हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब जानते हैं कि ब्रायोफाइटा आखिर है क्या, ये कहां से है और किस तरह से बने। तो मैं इमेजिन करके चलता हूं कि पूरी दुनिया जो है, ये दुनिया जो है, जितना भी नेचर में आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं, वो सभी किसने बनाया है? भगवान ने या अल्लाह ने बनाया है, या मिलकर दोनों लोगों ने बनाई है चीजें। हमारे लिए एक ही बात है, अल्लाह या भगवान आप कुछ भी कहें। तो ब्रायोफाइटा क्या है? एल्गी जब बन गए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान और अल्लाह ने पहला जो बनाया प्लांट वो बनाया एल्गी। और एल्गी जब बना तो उन्होंने देखा यार ये एल्गी जो है ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है, ये हर जगह स्प्रेड नहीं हो सकता, हर जगह लग नहीं सकता। तो बोले कि ऐसा करते हैं, या मदर नेचर ने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि अब इनिशिएटिव लेते हैं कि एल्गी से कुछ एडवांस पौधा बनाते हैं। और वो जो एडवांस पौधा बनाया गया एल्गी के बाद वो है ब्रायोफाइटा। तो आप एल्गी को ऐसे मान लो कि एल्गी इस तरह का है कि जैसे जमीन पर घास लगी है, कोई हल्की हल्की छोटी छोटी घास लगी है, और ब्रायोफाइटा को मान लो जैसे तुलसी का पौधा, एक इमेजिन करने के लिए, जबकि तुलसी पौधा और ग्रास दोनों ही जो क्या है वो एंजियोस्पर्म है। तो हम शुरू करते हैं कि ब्रायोफाइटा आखिर है कौन और मोस्टली कहां पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं शेडेड हैबिटेट्स में। शेडेड हैबिटेट्स में उसका भी देखो रीजन है, इवोल्यूशन में आप इस चीज को पढ़ोगे कि जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं, जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स हैं, वो एल्गी के मेंबर से ही इवोल्यूशन ऐसे ही चलता है कि पुराने वाले से कुछ मेंबर्स में मदर नेचर जो है वो क्या कर देती है, कुछ एडेप्टेशन ले आती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले आती है, वो अगला एडवांस बन जाता है, पौधा बन जाता है। ये एनिमल्स की बात करें तो नेक्स्ट एनिमल्स बन जाते हैं। ये चीज आप इवोल्यूशन में थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर हम ब्रायोफाइटा की जो बात करते हैं कि इसमें सबसे पहली बात तो हम इसके हैबिटेट की करते हैं कि मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली पाए जाते हैं शेडेड एरियाज में। देखो भैया, शेडेड एरियाज में क्यों पाए जाते हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अभी तक एल्गी जो था, एल्गी देखो आदत बहुत जल्दी जाती नहीं है, कोई भी आदत अच्छी हो या बुरी आदत हो वो जल्दी जाती नहीं है। तो एल्गी की आदत क्या थी? एल्गी मोस्टली कैसा था? मोस्टली था एक्वेटिक, चाहे वो मेरीन था चाहे फ्रेश वाटर था, लेकिन उसको रहना पसंद कहाँ था? उसको रहना पसंद था पानी में ही। अब आदत इतनी जल्दी जाएगी नहीं, मदर नेचर भी इस बात को जानती है। तो मदर नेचर ने जब ब्रायोफाइटा को बनाया तो बोला कि आपको रहना कहाँ पर है? आपको रहना है शेडी एरियाज में, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी इतनी रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में रह सको। ब्रायोफाइटा ने बोला ठीक। तो बोले कहाँ रहना है हमको? बोले आपको रहना है मेनली हिली एरियाज में। और हिली एरियाज में भी कहाँ पर? हिली एरियाज में। ऐसा नहीं कि जहां बहुत धूप निकल आई तुम वहां लो, बोले कि जहां पर पत्थरों की छाया है वहां पर कांस्टेंट छाया रहती है और नमी हो जाएगी, वहां पर आपको रहना वहां पर है। और ऐसा नहीं है कि केवल ये हिली एरियाज में ही पाए जाते हैं, ये शेडेड एरियाज में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी है क्या? छायादार जगह हो और वहां पर नमी भी हो। अब बात आती है कि जो ब्रायोफाइटा बने, तो बोले कि क्या ब्रायोफाइटा सब एक जैसे हैं? तो जी नहीं, ब्रायोफाइटा सब एक जैसे नहीं है। ब्रायोफाइटा को जो हमारा सिलेबस है उस अकॉर्डिंग हम दो क्लासेस में पढ़ते हैं। एक तो है हमारे पास लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइटा में पहला मेंबर बेटा कौन सा हो गया? पहला मेंबर हो गया लिवरवर्ट। और सेकंड मेंबर कौन सा हो गया? सेकंड मेंबर हो गया मॉसेस। दो इनके क्लासेस हो गए, लिवरवर्ट्स हो गए और मॉसेस। यहाँ भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो लिवरवर्ट्स हैं वो कैसे हैं? वो कम इलेबोरेट है या कम कॉम्प्लेक्स है विद कंपैरिजन टू मॉसेस। मॉसेस ज्यादा एडवांस है या ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लिवरवर्ट्स कम कॉम्प्लेक्स है। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात मैंने पहले आपको बोल दी कि हैबिटेट इनका कहाँ है? हिली एरियाज में। वो मोस्टली कहाँ पर? जो शेडेड एरियाज है वहां पर ये पाए जाते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आखिर हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम
किसको कहते हैं? तो देखो ये होता है इस तरह से कि सिलेबस 9, 10 से फिर 11, 12 की तरफ चलता है और 9, 10 में ही फ्रॉग का रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। और पहले जब डाइसेक्शन भी किया जाता था, काटा कुटी करते थे ना लैब वगैरह में, अब तो बंद हो गया है, तो मेढक या फ्रॉग का ही करते थे। तो जो फ्रॉग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता कहां पर है? वो होता है पानी में। और पानी में देखो बेटा किस तरह से होता है कि जो मेल फ्रॉग है वो प्रोड्यूस क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, और जो फीमेल फ्रॉग है वो प्रोड्यूस क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है ओवा को। और दोनों ही जो मेल और फीमेल है पानी में ही अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं, पानी में ही अपने ओवा को रिलीज करते हैं। और इन मेल और फीमेल का जो गैमीट्स हैं, जो कि स्पर्म और ओवा है, इनका फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन होकर दोनों क्या बनाते हैं? दोनों बनाते हैं जाइगोट। और फर्दर फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। और उसके बाद आपने स्टेजेस जो पढ़ी है, टैडपोल वगैरह बनता है, वो चीज कहलाती है एम्फीबियंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे ही सिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है, लेकिन क्या इनमें मेन सिमिलरिटी है? वो है पानी की। इनको वाटर चाहिए, पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो एंथीरोजोइट्स, अभी मैं इसको बताऊंगा कि जो एंथीरोजोइट्स हैं वो स्विम करके या तैर करके या धीरे धीरे रेंग करके आर्किगोनियम में इंटर करते हैं। और आर्किगोनियम में होते हैं एग सेल, और वहां पर ये एंथीरोजोइड, जहां पर हम एंथीरोजोइड बोलते हैं, यूजुअली स्पर्म हम यूज नहीं करते हैं प्लांट के केस में, एंथीरोजोइड है, वो एग से फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। और वही जाइगोट उसके बाद एम्ब्रियो और इन सब चीजों में डेवलप होता है। अब दूसरी बात आती है इसकी जो प्लांट बॉडी है। तो प्लांट बॉडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो प्लांट बॉडी है अभी इवोल्यूशन की सीरीज में 2nd नंबर पे है एल्गी के बाद। तो प्लांट बॉडी कैसी है इसकी प्लांट बॉडी प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्ट्रेट मतलब कि जमीन में रेंगता हुआ सा है, जैसे इस तरह से करके ये रेंग रहा है, जैसे घास आपको दिखती है ना जमीन पर रेंगती हुई सी है। और कुछ पौधे आपको जैसे तुलसी का पौधा इरेक्ट दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो इनकी बॉडी दो तरह से हो सकती है। लिवर बर्ड्स की तो यूजुअली या मोस्टली आप कह सकते हैं कि वो प्रोस्टेट ही होती है, लेकिन जो मॉस है इसकी बॉडी 2 फॉर्म्स में होती है, जो कि प्रोस्टेट भी है और इरेक्ट भी है। ठीक, इतनी बातें हो गई किसकी? मॉस की और लिवर बर्ड्स की प्लांट बॉडी के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। तो आपको पता है कि जो एल्गी है उसके मोस्टली मेंबर जो है, मोस्टली उसकी जो लाइफ साइकिल भी है वो कैसी है? गैमेटोफाइट है या हैप्लॉन्टिक है या एन नंबर बेस है। अब देखो कैसे कि जब मदर नेचर ने एल्गी को बनाया तो एन नंबर से ही काम चल गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हमको क्या करना है कि बॉडी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है, तो उनको समझ में आया कि बॉडी में जब तक एक सेल में 2n मतलब क्रोमोसोम के 2 सेट नहीं होंगे तब तक बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस चीज को उतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने ब्रायोफाइटा को बोला कि यार तुमको ऐसा करते हैं, हम कर देते हैं कैसा 2n वाला। तो ब्रायोफाइटा बोला नहीं अभी तो हम n थे तो हम n ही रहेंगे, हम चेक करेंगे। बोले कैसे चेक करोगे? बोले हमको आप ज्यादातर रहने दीजिए हैप्लॉइड या गैमेटोफाइट, और थोड़ी देर के लिए हमें आप कर दीजिए 2n। तो इस तरह से चेकिंग हो जाएगी, हमें समझ में आ जाएगा कि 2n ज्यादा अच्छा है कि n ज्यादा अच्छा है। तो अब इसी सीरीज में यहीं पर ये भी जान लो कि जो इसकी डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? वो हैप्लॉइड है या गैमेटोफाइट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर आता है टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो 2n होती है या डिप्लॉइड होती है, या उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज। और ये नॉर्मल जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं कि जो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी है वो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, कि जो टेरिडोफाइटा है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? तो वो कैसी? स्पोरोफिटिक है या 2n। ठीक, अब इतनी बात हो गई यहाँ पर किसकी? इतनी बात हो गई इनकी प्लांट बॉडी की। अब बात करते हैं इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं पहले के लेक्चर्स में आपसे बोल भी चुका हूं कि जो रिप्रोडक्शन है किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, किसी का भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन है वही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर इनको मेल स्ट्रक्चर दिया गया है कौन सा? एंथ्रीडियम, और फीमेल स्ट्रक्चर दिया गया है आर्किगोनियम। तो यहीं पर आप जान लो, इन पॉइंट्स को आप याद करते जाओ, यहाँ पर याद करते जाओ कि प्लांट किंगडम में बहुत बड़ा कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है। याद करने की चीजें हैं कि जो मेन वाला है, जो मेल वाला है, मेल कौन सा है? एंथ्रीडियम है, जो कि कैसा होता है? क्लब शेप इस तरह से गोलाकार से स्ट्रक्चर होता है। यदि आपने दबंग मूवी सलमान खान की देखी है तो उसमें छेदी सिंह नाम का विलेन होता है और वो इस तरह से लेकर एक्सरसाइज करता है,
एक्सरसाइज करता है। और नहीं तो आज के समय में भी आपने देखा होगा, अपने इंडिया में तो नहीं खेला जाता उतना, एक गेम आता है बेसबॉल करके, डंडा ऐसा रहता है, उससे वो मारते हैं तो वो भी देखोगे गोल ऐसा रहता है, उसी को बोलते हैं टब शेप। और फ्लास्क आपको पता ही है, जिसमें फूल हम लगाते हैं घर में रखते हैं, तो वो फ्लास्क शेप है और वो है आर्किगोनियम। यहीं पर आप इस चीज को जान लीजिए कि जो एंथीरिडियम है उनमें डेवलप होते हैं क्या, उनमें डेवलप होते हैं एंथीरोजोइड्स, और जो आर्किगोनियम है उनमें डेवलप होते हैं एग सेल। और ये एंथीरोजोइड्स, ये एंथीरोजोइड्स अभी मैं इसको बताऊंगा अभी डिटेल में, ये एंथीरोजोइड्स स्विम करके जाते हैं कहां पर, आर्किगोनियम में पहुंचते हैं, और जबकि एग से फ्यूजन करके जायगोट बनाते हैं। और जब वो जायगोट बन जाता है तो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि वो इमीडिएटली इम्ब्रियो नहीं बनाता, एक ये इंटरमीडिएट स्टेज में चला जाता है जिसको कि हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वो आर्किगोनियम, ऐसे इमेजिन करो कि आर्किगोनियम इस तरह से है, और इससे क्या निकला होगा, ये ऐसे मान लो कि ये सर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसे डेवलप करने से धीरे धीरे करके, और आगे की तरफ कैसा हो गया, आगे की तरफ गोल हो गया। तो ये जो अटैच रहता है आर्किगोनियम से, जो आर्किगोनियम से ग्रो किया ना, तो उसको बोलते हैं फुट। बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सीटा, और ऊपर का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर लो गोल सा है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। और इन्हीं कैप्सूल में स्पोर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि इसके अंदर की सेल जो 2n होती हैं उनमें म्यूसिस होती है। और आपको पता है, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, जब इसको पढ़ोगे आप, तो म्यूसिस में क्या होता है कि जो 2n वाली सेल होती है वो म्यूसिक या म्यूटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड में चेंज हो जाती है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट होती है, या उसी से उसका जन्म होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत बड़ी खासियत है। तो यहां तक बात होगी किसकी, एंथीरिडियम की और आर्किगोनियम की और स्पोरोफाइट की हमने बात कर ली। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस की। तो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी आप समझ लो कि जो ब्रायोफाइटा है वो एल्गी की तुलना में इकोनॉमिकली बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली मतलब जो नेचर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहीं पर आप बात समझ लो कि आखिर नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, नेचर में ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। क्योंकि कोई बैरन एरिया मतलब कोई बंजर भूमि है, कोई ऐसी जमीन है जो चट्टानी एरिया है, और उसमें हजारों साल में क्या होना है, हजारों साल में वेजिटेशन होना है, पौधे आने हैं, ये सब चीजें आनी है। तो उनमें पाइनियर्स होते हैं, पाइनियर्स मतलब जो प्रथम होते हैं, जो फर्स्ट होते हैं, वो होते हैं लाइकेन। और आपने पढ़ा हुआ है कि लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन है। और ये क्या करते हैं, उस बैरन एरिया में जब ग्रो करते हैं तो जब ये डेवलप होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से एसिड्स वगैरह केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उस चट्टान में या जो बंजर भूमि है वहां पर क्या हो जाती है, दरारें डेवलप हो जाती हैं। और जब वो दरारें डेवलप हो जाती हैं तो बारिश ऐसा तो नहीं होगी, बारिश होती है। और फिर सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में सेकंड नंबर पे लाइकेन के बाद मॉसेस डेवलप होते हैं, और उन मॉसेस से फर्दर धीरे धीरे डेवलपमेंट होके बाद में एंजियोस्पर्मिक पौधे आते हैं। और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो इसीलिए इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम्स में एक बार ये क्वेश्चन दिया है, 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, इकोलॉजिकली मोर इम्पोर्टेंट कॉमा इकोनॉमिकली मोर इम्पोर्टेंट, या इस तरह से करके। तो आपको एक लाइन सीधे याद रखनी है कि इकोलॉजिकली मोर इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिकली लेस इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि दूसरे इनके क्या इंपॉर्टेंस है, तो दूसरे इनकी इंपॉर्टेंस ये है, इनका एक पौधा होता है स्फैग्नम, और उस स्फैग्नम के पौधे को बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि उसको खाने के काम में लाते हैं। तो एक तो काम क्या हो गया, बहुत से ऐसे, हम तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो कि इसको खाने के काम में लाते हैं। दूसरी बात, हम उसको किस काम में लाते हैं कि जो स्फैग्नम का पौधा है उसमें क्या होती है, उसमें पानी को रिटेंशन या रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसको तुम ऐसे मान लो जैसे रुई होती है ना, तो रुई को क्या करो, रुई को अगर पानी में भिगो दो, या कभी चोट लगी होगी तो ड्रेसिंग वगैरह जरूर करवाई होगी, तो दवा को उसमें ही डालकर हम क्या करते हैं, हम तो नहीं करते, डॉक्टर वगैरह करते हैं। तो यही पौधा जो है, इनमें पानी को रिटेन करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, और इसको हम यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट में। इसका पौधों का, क्योंकि पौधे क्या है, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो पौधे मर जाएंगे। तो पौधों को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो स्फैग्नम को उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। लपेट देने से क्या होता है कि स्फैग्नम में पानी बहुत समय तक रुकता है, तो इस वजह से पौधे जल्दी मुरझाते नहीं है। और दूसरी बात आप बेटा ध्यान दोगे, कभी आप नर्सरी गए हो पौधे लेने, या माली जो होता है कभी पौधे लेकर आता है बेचने के लिए, तो आप देखते होगे कि जो नीचे की तरफ रूट होती है, मिट्टी लगी होती है, और मिट्टी चारों तरफ से किसी चीज से बंधी होती है। तो वो जो बंधी हुई चीज है वही स्फैग्नम की आप मान सकते हैं कि एक प्रजाति है, इसका एक
टाइप है जो कि यूज करते हैं क्या करने में, पौधों को ट्रांसशिपमेंट करने में। तो यहां तक की बात जो हो गई, इंपॉर्टेंस की हमने बात कर ली कि इकोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इकोनॉमिकली इनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं इसके जो और मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स मैंने पहले बोल दिया कि कौन कौन से दो मेंबर्स हैं, एक तो है लिवर बर्ड्स और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं मॉसेस। तो लिवर बर्ड्स में बेटा दो एग्जाम्पल है, एक होता है रिक्शिया, रिक्शिया जो कि बुक में नहीं दिया लेकिन जनरल से पॉइंट है तो आप याद भी कर सकते हो कि लिवर बर्ड्स में कौन कौन से हैं, रिक्शिया हैं और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं यहाँ पर मार्केंशिया। तो अब बात ये दिमाग में आती है और आनी भी चाहिए कि इनको आखिर लिवर बर्ड्स क्यों कहा गया। तो देखो इनको लिवर बर्ड्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे लिवर है, हमारी बॉडी में जो लिवर है उसके स्ट्रक्चर की जैसा ही होता है, उसके स्ट्रक्चर की जैसा ही होता है। इसी वजह से इनका नाम पड़ा लिवर बर्ड्स। तो रिक्शिया नाम आपको याद कर लेना है और हमको यहाँ पर पढ़ना है मेन मार्केंशिया के बारे में। तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 देख लेना क्योंकि मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूँ। पेज नंबर 34 में आपको इस तरह से दिखाई देगा कि जो मार्केंशिया है उसके दो थैलस हैं, एक दे रखा है इसमें मेल थैलस और दूसरा दे रखा है इसमें फीमेल थैलस। तो आप देखोगे कि जो आर्किगोनियोफोर है, ध्यान रखना इस चीज को कि इसमें क्या है, आर्किगोनियोफोर है और एंथ्रीडियोफोर। तो जो आर्किगोनियोफोर है उसका जो ऊपर फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर जैसे बच्चों को मेले वगैरह में एक घुमाने की चक्री टाइप की दी होती है, तो वो फ्लावर बड़ा अच्छा सा बना है और जो मेल वाला फ्लावर है वो बड़ा खराब सा बना है। तो आप भी जानते हो कि नेचर में जो मेल है, मेल कैसे हैं, मेल होते हैं रफ एंड टफ और जो फीमेल होते हैं वो कैसे हैं, वो जनरली बात है सुंदर होते हैं, क्यूट होते हैं। तो आप इस डायग्राम को इस चीज से याद रखेंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और नीट में 2-3 बार आ चुका है, जो और पीएमटीज होते थे तो कोई भी ऐसा पीएमटी एग्जाम नहीं जिसमें इस डायग्राम को लेबलिंग ना पूछी गई हो। तो ठीक इस तरह से ये हो गया हमारा मार्केंशिया की बात। अब मार्केंशिया जो है, मार्केंशिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, दे रखा है डॉर्सी वेंट्रल। तो बेटा डॉर्सी वेंट्रल आखिर है क्या चीज, तो डॉर्सी वेंट्रल में इस चीज को ध्यान रखो, एक साइड होती है डॉर्सल और एक कैसी होती है, एक होती है वेंट्रल। तो डॉर्सल ये है पीछे वाला डॉर्सल, बुक है ना, ये पीछे वाला जो है क्या, ये है डॉर्सल और ये जो फ्रंट में है ये कैसा है, ये होता है वेंट्रल। तो अब तुमको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो डॉर्सल है, डॉर्सल होता है वो ऊपर की तरफ होता है, डॉर्सल जो होता है ऊपर की तरफ होता है। तो एक ट्रिक्स इसको याद कर लो क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है, DUVLA। तो मैं इतनी बात लिख रहा हूं, दुबला, दुबला समझते हो ना, दुबला, दुबला पतला आदमी, जैसे मैं दुबला पतला हूं, तो दुबला, टी से डॉर्सल, डॉर्सल होगा अपर, वी से वेंट्रल और वेंट्रल कहाँ होगा, वेंट्रल होगा लोअर साइड जैसे हम है। तो ये अपना क्या है, ये हम लोग का वेंट्रल साइड है और जो पीछे की तरफ ये पोर्शन ये कैसा है, ये है डॉर्सल। तो अगर जमीन में लेट जाए, जमीन में लेट जाए चेहरा आगे की तरफ करके, तो जो हमारा वेंट्रल साइड होगा वो कहां पर हो जाएगा, वो जमीन में होगा और डॉर्सल साइड कहां पर होगा, डॉर्सल साइड जमीन से ऊपर की तरफ होगा। तो इतनी बात हम इसके बारे में करते हैं कि मार्केंशिया का जो थैलस है वो इस तरह का होता है। ठीक, अब दूसरी बात समझो, जेम्मा, जेम्मा कप और जेम्मा, जेम्मा और जेम्मा कप, स्पेलिंग पे आप ध्यान दो, ए ई जिसमें ई है वो कैसा है, वो प्लूरल है, कई सारे। जब जेम्मा की हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा प्लूरल में जेम्मा ई होगा, और एक सिंगल की जब बात करते हैं तो वो कहलाता है जेम्मा। और ये कहां पर होता है, ये कप शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कप ऐसा इमेजिन करो, चाय का कप है और चाय के कप में आपने कोई स्ट्रक्चर डाल दिया है, ये डाल दिया, मान लो ये आपने डाल दिया है, तो ये क्या है, ये है जेम्मा, एक सिंगुलर जेम्मा है। और जो कप है, तो कप किसको कंटेन कर रहा है, चाय को तो कंटेन नहीं कर रहा है, वो जेम्मा को कंटेन कर रहा है, तो वो कहलाता है जेम्मा कप। इतनी बात हो गई। तो इनका देखो काम क्या है, ये क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन, इनसे मतलब फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हो कि ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। और ये जो थैलस होता है, थैलस आप बुक से जरूर देख लेना पॉज करके, कि जो थैलस होता है ये क्या होता है कि पहले तो हरे कलर की बर्ड्स होती हैं और ये थैलस धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे सूख जाता है क्योंकि जो पैदा हुआ उसको मरना है ये, तो जब सूख जाता है तो कप जो है, कप भी टूट जाता है। और ये बर्ड्स होती हैं, ये एट शेप स्ट्रक्चर जैसी होती है, ये देखो आप इस तरह से होती है, अंदर जो जम्मा होता है वो इस तरह का होता है। और यही डेवलप होके क्या बन जाता है, एक बन जाता है मेल थैलस और एक बन जाता है फीमेल थैलस। ठीक, मेल थैलस, फीमेल थैलस।
तो इनमें दो कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है ये साथ में जुड़े भी रहें और हो सकता है ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो दोनों कंडीशन होती है। और इस तरह से ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं मॉसेस की। तो बेटा मॉसेस में बॉडी जो है, जो प्लांट बॉडी है, वो दो फॉर्म में पाई जाती है। पहला फॉर्म है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या हो गया? प्रोटोनीमा जैसे जमीन में घास रेंग रही है, जमीन में घास रेंग रही है और घास रेंगते रेंगते क्या हुई, एकदम से स्ट्रेट या इरेक्ट हो गई। तो दोनों ही फॉर्म, जो शुरुआती फॉर्म है वो क्या है, वो है रेंगता हुआ प्रोटोनीमा, और जो इरेक्ट हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया लीफी गैमेटोफोर, जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। तो जो प्रोटोनीमा है, तुम ऐसे मान लो किसी का नाम बचपन में है राजू, और बड़ा हो के ऑफिस में बैठ रहा है डायरेक्टर वगैरह किसी कंपनी का, तो तुम जाके क्या कहोगे, राजू यहाँ हो, उसका कुछ नाम होगा, वो बोलेगा मेरा नाम राजन है। बचपन में आप राजू कहते थे, ठीक है। तो इसी तरह से जब बचपन में वो छोटा है तो उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं लीफी गैमेटोफोर। अब देखो इस लीफी गैमेटोफोर की खासियत क्या है। लीफी गैमेटोफोर में क्या होती है, लीफी गैमेटोफोर पर आप ऐसे मान लो कि ये इस तरह से पेड़ है और इसमें एक हो गया ये मेल ब्रांच निकली, ये दूसरी क्या निकली, दूसरी फीमेल ब्रांच। तो आप नेचर में एक चीज ध्यान रखना हमेशा इस बात में कि मेल ब्रांच पहले डेवलप होती है, ऊपर डेवलप होती है, और जो फीमेल ब्रांच है वो नीचे डेवलप होगी। और इस मेल ब्रांच पर क्या लगता है, इस मेल ब्रांच पर क्लब शेप, इस तरह का क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम डेवलप हो जाएगा। और जो फीमेल ब्रांच है इसमें क्या होगा, फ्लास्क शेप। फ्लास्क आप जानते ही हो, कोई बहुत मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। फ्लास्क शेप क्या हो जाएगा, आर्कीगोनियम डेवलप हो जाएगा। अब देखो मैंने जो बात बोली थी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ, जब बरसात हुई तो मेल पर जो ये लगा है ना एंथ्रीडियम क्लब शेप, ये टूट जाता है। जब टूट जाता है तो इससे एंथीरियोसाइड रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होके ये इसी में स्विम करते करते क्या होते हैं, जो आर्कीगोनियम है इसमें, इसके माउथ तक पहुंचते हैं। तो तुम कहोगे कि सर इनको कैसे पता चलता है, तो देखो बेटा इनको ऐसे पता चलता है कि इनमें एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज होता है आर्कीगोनियम से, और उसकी एरोमा या सुगंध आप मान लो कि उसको फील करके ये जो एंथीरोजॉइड है वो इंटर कर जाते हैं कहां पर, आर्कीगोनियम के माउथ में। और उसकी जो बिल्कुल नीचे जो उसका बेस है ना, वहां पर होता है एग सेल, और उस एग सेल से ये एंथीरोजॉइड फ्यूज कर जाते हैं। और मैं आपको पहले बोल चुका हूं, जब फ्यूज कर जाते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएटली से एम्ब्रियो नहीं बनता, ये ग्रो करता है और ऐसे करके गोल सा स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, गोल सा स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। और इसी गोल से स्ट्रक्चर में जो ऊपर का पोर्शन है, जिसको हम बोले जैसे गोल है ना, ऊपर का जो पोर्शन है इसको मैंने मुट्ठी मान लो बंद कर रखी है, और ऐसे करके इसमें ये एक तरह से एक स्पोर है, होते इसमें बहुत सारे हैं, मैं एक आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। उसमें इलेटर्स वगैरह है, तमाम उसकी डिस्पोजल की मैकेनिज्म जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है। तो इसमें क्या होते हैं, स्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर जमीन में गिर जाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे फिर से प्रोटोनीमा डेवलप हो जाता है। तो इस साइकिल को आप जरूर समझ ले कि यहाँ पर ये प्रोटोनीमा है, स्पोर है, स्पोर क्या हो गया, स्पोर जर्मिनेट हुआ, और स्पोर बिल्कुल उस तरह से जर्मिनेट होता है जैसे कि आप घर में चने भिगोते हैं और उसको जब गीले कपड़े में रख देते हैं तो 3-4 दिन में उसमें क्या होता है, अंकुर निकल आता है, और जिसको स्प्राउटिंग बोलते हैं। तो वही अंकुर जैसा जो निकलता है वही क्या है, वही प्रोटोनीमा की अर्ली स्टेज है। फिर थोड़ा सा और जब बढ़ जाता है तो उसको बोल देते हैं लेटर स्टेज, और फिर वही जब इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है, तब उसको बोलते हैं लीफी गैमेटोफोर। तो इस तरह से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और अब यहाँ पर हम इन चीजों की बात कर चुके हैं कि कैप्सूल क्या है, स्पोर क्या है, और अब रह जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो आपको 3 एग्जाम्पल याद रखें, जो कि कौन कौन से हैं, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, और तीसरा एग्जाम्पल इसमें स्फैग्नम है। तो मैं 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात आपसे फिर बोल दे रहा हूँ। आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, आपको ध्यान रखना है कि ये मार्केशिया में होता है। ये नीट शायद 2011 या 12 का क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि आर्कीगोनियोफोर किसमें होते हैं। तो आर्कीगोनियोफोर में पहला जो दे रखा था ऑप्शन, वो दे रखा था टेरिडोफाइटा का, और बहुत से बच्चे उसको टिक करके आए थे, जो कि टेरिडोफाइटा नहीं। तो आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर आपको ध्यान रखना है कि किसमें पाए जाते हैं, मार्केशिया में ही पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। रूट, स्टेम, लीफ इसमें नहीं होते, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम एब्सेंट होता है। इस वजह से इनको बोल देते हैं कि इसमें ट्रू वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो इसी वजह से ट्रू रूट
ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ इसमें बोलते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से रिवीजन में इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें और इस तरह से आप देखोगे 10-15 मिनट में केवल आप इसको देखोगे, आपका बहुत एकदम सही से तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो कि ब्रायोफाइटा से आएगा वो गलत नहीं होगा। तो सरल सा आर्टिकल है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे।